नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और जैसा भी हुआ है अब वापस आ जाओ, पिछला पेपर बिल्कुल मत देखना, वहां से आके एनालिसिस मत करते रहना बिल्कुल भी बच्चे एसएसटी के एग्जाम की, क्योंकि अगला जो पेपर है वो 2 तारीख का ही है सीबीएसई बोर्ड का। बहुत सारी चीजें आप सीख के आए होंगे यहाँ पर। मैं क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास में दूसरी बातों का सीधा सीधा मैं सबसे पहले चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कहां से ही क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक मैं फटाफट से बता देता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ में बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले शुरू हम करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो व्हाइट पाउडर होता है। तो ये रिएक्शन आप लोग जरूर अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद में जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस बात का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। उसके साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है ना। और इससे भी ज्यादा जरूरी है ये याद रखना, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी एंडोथर्मिक है। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा जहां हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सो, और जहां पर हीट दी जाती है उसे एंडो कहते हैं। रिएक्शन के एग्जाम्पल से बच्चे क्वेश्चन समझ आएगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बहुत आसान आएगा, बहुत आसान। आप ओरल कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 100% निश्चित रूप से आना है, बहुत मुश्किल वाला बिल्कुल भी नहीं आना है बच्चे। छोटे और ट्विस्टेड क्वेश्चन पूरे पूरे आएंगे, आपने एसएसटी में भी देख लिया होगा। चलिए इसके बाद में हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है जिसे मैंने बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का काम केवल डेफिनेशन से खत्म मत कर देना, डेफिनेशन नहीं आने वाली बच्चों। आपसे ये पूछा जाएगा कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। और तो आपको ये बताता है कि ये किस तरीके की रिएक्शन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब मीथेन को कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ साथ में ये 2 एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना है कि जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस जब बर्न होती है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है हमारी सेल के अंदर तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का बहुत बड़ा एग्जांपल आप अच्छे तरीके से जान लें, N2 प्लस O2 जो बनता है 2NO, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे आपको ये पता लग गया होगा कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जितनी भी कहना ठीक नहीं है, ऑलमोस्ट जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए आगे चलते हैं हम वो अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाला है वो आने वाला है उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन से, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, और सबसे पहली जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अक्सर बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इस तरीके से कहकर छोड़ देते हैं कि कॉम्बिनेशन तो सबसे इजी वाला पार्ट है, इसलिए ये पार्ट नहीं आएगा, डबल डिकम्पोजिशन ही आएगा। डबल डिकम्पोजिशन तो जरूर आएगा, लेकिन बच्चे कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो उन चीजों को आप जरूर करें। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है ना। क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ध्यान से करने होंगे। तो ये एग्जांपल जो है जरूर याद रखना है। साथ के साथ N2 प्लस 3H2 2NH3 NH3 बनता है। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। मेरा मतलब है डेफिनेशन नहीं आनी भाई, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, डेफिनेशन नहीं, रिएक्शन का टाइप पूछा जाएगा, रिएक्शन पर आपको क्वेरी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए जी
आगे चलता हूं, मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ ले जाता हूं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूं, आपको आती होगी। तो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसका जो बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है FeSO4 7H2O। जब हम उसे हीट करते हैं तो FeSO4 बनता है और 7H2O अलग हो जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि पूरा वाटर के क्रिस्टल बाहर हो गए तो इसलिए हम इसे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और क्योंकि हीट की वजह से ऐसा हुआ है इसलिए हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बच्चे मेरी सारी बातों को नोट करते रहिए, ऐसा समझिए आपकी तैयारी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, रिवीजन हो रही है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इनसे बाहर आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए, जो FeSO4 अभी हमने एनहाइड्रस बनाया, अगर हम उसको और हीट करने लगे, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, तो ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना है फेरिक फेरस दो चीजें होती हैं, वैलेंसी से ध्यान कर लेना, 3 वैलेंसी फेरिक, 2 वैलेंसी फेरस, ठीक है। और SO2 गैस निकलती है और SO3 गैस निकलती है। ये रिएक्शन इसलिए भी दे दी जाती है क्योंकि देखिए जिस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो, टीचर को वो क्वेश्चन पसंद है। और पसंद इसलिए है कि जो बच्चा कंफ्यूज है इसका मतलब उसकी तैयारी कम है, और जो बच्चा कंफ्यूज नहीं है उसकी तैयारी अच्छी है, तो वो ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है। तो कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार SO2 SO3 दोनों चीजें एक साथ थोड़ी मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन इसलिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में CuSO4 5H2O, जिसे हम ये ब्लू कलर का होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये CuSO4 H2O बनता है, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना। और जब हम और ज्यादा हीट इसे करते हैं तो फिर कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसे हम एनहाइड्रस कह सकते हैं। व्हाइट कलर का होता है, कलर से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आने ही आने। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल जिसे टीचर देना कभी भी नहीं छोड़ता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और क्योंकि हमने हीट दी है तो इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन का ये बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। उसके बाद में देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती हैं, एक सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक थर्मल, और एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक होती है आपकी फोटोलाइसिस, ठीक है ना। तो फोटोलाइसिस से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। मैं पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल बताया हूँ, कभी कभी चांसेस किसी और के होते और चांस किसी और का लग जाता है, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। ऐसा लगा होगा आपके साथ भी, कभी ना कभी हुआ होगा। तो वो मैं मजाक कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर ही आ जाइए। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। इसके साथ साथ NaCl, जिन्हें हम बहुत छोटी सी बात समझते हैं, तो देखिए वाटर भी और NaCl दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस से डिकम्पोज होती हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल भूलना मत। तो एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और ये रिएक्शन जो है मेटलर्जी के टाइप से हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में मेटलर्जी की रिएक्शन आ सकती है, मेटलर्जी जो पार्ट है वो आपका रिड्यूस्ड पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, फोटो डिकम्पोजिशन में तो भाई बिल्कुल मत भूल जाना कि 2AgBr को जब हम धूप में रख देते हैं सनलाइट की हेल्प से तो Ag हो जाता है, ध्यान रखना है। Ag में सिल्वर कलर मत लिख देना, है ना, ग्रे कलर होता है, और Cl2 गैस निकलती है। AgBr की जगह AgCl की जगह AgBr भी आ सकता है। और अगर बच्चों कम चांस है लेकिन रख लो आप अपने पास में इसे, ठीक है ना, बैलेंस के लिए, कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है 2Hi है, अगर हम लाइट की यूवी रेज उस पर आ जाए तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में अलग अलग डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। और एक एग्जांपल और भी सुपर्ब है, डरना मत बच्चे के, ये तो हमने नहीं किया है, मैं ये थोड़ा सा दे रहा हूं आपको, जैसे कहते हैं ना कि शेर का शिकार, किसी का शिकार करना है तो शेर के शिकार के बराबर हथियार लेके चलो। तो वहां पर है H2O2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसे कलर्ड बॉटल में रखा जाता है क्योंकि उस पर अगर सनलाइट हो जाती है तो वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और कलर्ड जो बॉटल होती है वो सनलाइट को काट देती है, उस पर रिएक्शन नहीं होने देती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यार बहुत ही बड़ी चीज है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी बड़ी चीज नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो यार पढ़ना है तो डूब के जाना है ना, ध्यान रखना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले आप लोगों को ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो जरूर आनी चाहिए। मैंने भी आपको एक सिंपल सा वकालू ने कहा माजी आलू जरा फीके पके, वो याद कर लेना। हाई रिएक्टिव ही लो रिएक्टिव को, यार वही जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल सॉल्ट या किसी कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। Fe+CuSO4 FeSO4 और Cu बनेगा। बच्चे आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, यानी कि ऐसी रिएक्शन भी आपको दे दी जा सकती है जो हो ही नहीं सकती,
जो हो ही नहीं सकती का, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लेनी है बच्चों, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने याद नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे Fe2O3 और 2Al के साथ में रिएक्शन कर दिया तो ओबियसली यहाँ पर आयरन एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसलिए वो डिस्प्लेस यहाँ पर कर देगा। लेकिन फिर मेरी वही बात है कि कहीं आपको बुद्धू ना बना दिया जाए, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज इसमें अच्छे से लगा लेना भाई। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आना ही आना है, ठीक है ना। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और ये जो दोनों रिएक्शन है या और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसी में आ जाते हैं डबल डिकम्पोजिशन में, ठीक है ना। डबल डिकम्पोजिशन न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है, डबल डिकम्पोजिशन प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है। यार सॉलिड अगर प्रोडक्ट बन जाए तो फिर वो प्रेसिपिटेशन हो गई। प्रेसिपिटेशन का कलर जरूर आप लोगों को पढ़ना है। इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है CuSO4 प्लस NH4OH, CuOH होल ट्वाइस और NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। ये और BH, हाँ ये रिएक्शन मत भूल जाना। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और NaCl बन जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो और CuSO4 H2S गैस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो CuS बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड होता है और H2SO4 जो है आपका एक्वस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में जिसे हम कहते हैं ना भाई 200% लिख लो, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है ना। तो दो बातें याद रखो, बातें तो चार होती हैं पर आपको चार नहीं आनी है। ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, कोई अमीर हुआ वो किसी की गरीबी का कारण, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया यानी कि उसका लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो भैया वहां रिडक्शन हो गया और वो किसी की अमीरी का कारण है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वो ही होता है। बहुत ही सिंपल सी और अच्छी जो रिएक्शन है वो, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है जो काफी अच्छी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो उन रिएक्शन को आपको मैं बता दूं, ये रिएक्शन अक्सर दे दी जाती है, वो है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। ज्यादा मुश्किल नहीं आनी, बड़ी चीजें नहीं आनी यार, छोटी चीजें आनी है बस। उनमें आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन का कोई शब्द बिल्कुल भी मत छोड़ देना। H2S प्लस SO2 3S प्लस H2O बनता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन के केस की तरीके से भी हम रिडॉक्स बता सकते हैं। हाइड्रोजन अगर ऐड हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन अगर रिमूव हुई है, उल्टा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, जानते होंगे आप। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते फिर भी आप सुन लीजिए तो वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन होते हैं तो वहां पर रिडक्शन हुआ है। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से रख लेनी है। ऑक्सीडेशन नंबर से वैसे आपको क्वेश्चन नहीं आना है। चलिए अब एक टॉपिक और है, हालांकि कम चांस है, लेकिन कोरोजन से जो टॉपिक है ना आपका, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O होता है, ठीक है ना। कॉपर के जो बर्तन है वो ग्रीन हो जाते हैं मॉइस्चर में रखने पर, उसका फॉर्मूला CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, दोनों मिला के होता है बच्चे। इसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपके एजी सिल्वर के जो बर्तन है या आर्टिकल्स हैं, वो अगर मॉइस्चर में काफी दिनों तक रखे एक्सपोज हो जाए तो वो ब्लैक उनके ऊपर लेयर आ जाती है, और वो जो ब्लैक लेयर है वो Ag2S होती है। रेंसिडिटी का भी जरूर पढ़ लेना यार, है ना। रेंसिडिटी आपको पता ही है, जो फैटी और ऑयली फूड होते हैं अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रेंसिड हो जाते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है और जहरीले भी हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का नाम आप लोगों को याद रखना है। नाइट्रोजन और हीलियम जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह से आपके जो चिप्स होते हैं या कुरकुरे होते हैं या जो भी ऑयली फूड है उनमें फ्लश कर दी जाती है। तो ये मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है, और भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं 11 बजे अनअकैडमी के जेईई नीट फाउंडेशन NTSC के कैटेगरी में 11 बजे आपके लिए साइंस का फुल बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो REMROOP कोड से आप तुरंत ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।